हाय, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमने बात की जॉब डिस्क्रिप्शन की और हमने बात की कि हर एम्प्लॉय को एक अलग अलग काम दिया जाए। ठीक है, वो काम सिर्फ उस एम्प्लॉय का रहेगा और हर एम्प्लॉय के ऊपर एक मैनेजर बैठा होगा। ठीक है, जिस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मैनेजर बैठा है। ठीक है, इसके अंडर में मैनेजर 1 बैठा है, मैनेजर 2 बैठा है, मैनेजर 3 बैठा है, मैनेजर 4 बैठा है ना। अब इन लोगों के अंडर में एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, इस तरह से हर एक के पास 4-4, 5-5 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, ये एक तरह से क्या बन गया, ये पूरे इसको ना हम कहते हैं एक नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क, या फिर हम इसे कहेंगे फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका मतलब ये है क्लियरली हर किसी को पता है मेरा बॉस कौन है, इन लोगों को पता है मेरा बॉस कौन है, इन लोगों को पता है मेरा बॉस कौन है, और मैनेजर को भी पता है कि मेरे अंडर में कितने हैं, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इस केस में क्या हो गया, ये मैनेजर, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर। ये कंपनी में क्या है, सुपीरियर। M1, M2, M3, M4 ये क्या है, सुपीरियर। ये लोग कौन हो गए, सुपीरियर। और ये E1, E2 जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो नीचे काम करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट। ये लोग कौन होते हैं, सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब एक मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉय हैं और इन एम्प्लॉय को कंट्रोल, इन शॉर्ट इसका मतलब एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर सकता है। एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर सकता है। सपोज़ मैनेजर 1 के अंडर में 4 एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर 3 के अंडर में 7 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, दिस इज़ 7 एम्प्लॉयज़। नाउ यहाँ पे है 4 एम्प्लॉयज़, यहाँ पे है 7 एम्प्लॉयज़। सो दिस इज़ कॉल्ड द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट कितने एम्प्लॉयज़ को संभाल सकता है। ठीक है, ये तुमको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म, इसको याद करना है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें 2 तरह के स्पैन हैं। एक है नैरो स्पैन, इसको बोलते हैं टॉल स्ट्रक्चर। नैरो स्पैन, टॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, वाइड स्पैन, फ्लैट स्ट्रक्चर। ये समझ में आ रहा है। अब नैरो मतलब पतला, थिन, वाइड मतलब फैला हुआ, फ्लैट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक एक मैनेजर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ संभाल सकते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये हमारा स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, दिस इज़ अ फ्लैट स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर ऐसा होता कि हमारा ये मैनेजर M1 है, ठीक है, इसके नीचे 4 मैनेजर हैं, मैनेजर M1, M2, M3, M4, और हर एक के नीचे 2 एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एंड वापस मैनेजर 2 के नीचे एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, 1 2 1 2। अब इनके नीचे एम्प्लॉय 1, इसके नीचे
एम्प्लॉय 1, ठीक है। मतलब हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट तो 4 ही है, लेकिन हर मैनेजर है ना वो 4 एम्प्लॉय नहीं संभाल सकता, इसलिए इसने क्या किया 2 एम्प्लॉय रखे। अब इस एम्प्लॉय के नीचे 1 है और इस एम्प्लॉय के नीचे 1 है, तो ये क्या बन रहा है, जैसे ये नैरो हो गया ना वैसे ये टॉल हो गया, है ना। द नंबर ऑफ लेवल्स आर इंक्रीजिंग। तो जैसे ये दिस इज़ वाइड, ठीक है, दिस इज़ वाइड सो इट इज़ फ्लैट, होता है ना, अगर मोटा है तो छोटा है, ये कैसा है, पतला है और लंबा है, ठीक है। यहाँ पे 2 ही स्पैन है और इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, तो ये क्या बन जाता है, टॉल स्ट्रक्चर। अब ये बात है कि ये सब करने का रीज़न क्या है, क्यों हमको ये नेटवर्क बनाना है, क्यों इस फ्रेमवर्क को बनाना है, ताकि हमारा कंट्रोल, ताकि कंपनी का कंट्रोल अच्छी तरह से बना रहे, है ना। जैसे हमने डिसाइड किया था कि सपोज़ एक काम मुझे मैनेजर 1 को देना है, ठीक है। अब मैनेजर 1 को पता है कि मेरे डिपार्टमेंट में ये एक पर्टिकुलर काम कौन सा बंदा कर रहा है ना। अब जैसे ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इसको मिला है इनकम टैक्स का काम। अब इनकम टैक्स ये करता है जीएसटी, ये करता है परचेज, ये करता है इनकम टैक्स, ये करता है सेल्स, बराबर। तो ये किसको बुलाएगा, अगर ये फ्रेमवर्क ना हो, अगर ये फ्रेमवर्क ना हो तो, और ये चीज़ भी ना हो, डिवीज़न ना किया गया हो, तो ये इनमें से किसको बुलाएगा, चारों को बुलाएगा, नहीं, चारों का समय बर्बाद हो जाएगा। ये बोलेगा मैं नहीं करता, ये करता है, ये बोलेगा मैं नहीं करता, आप इसको बुलाओ, ये बोलेगा मैं नहीं, इसको बुलाओ। तो फिर एट द एंड पता चला कि सभी लोग बैठ के परचेसेस कर रहे हैं, सभी लोग बैठ के सेल्स कर रहे हैं, सभी लोग जीएसटी कर रहे हैं, तो बोलेगा इनकम टैक्स कौन कर रहा है, हर कोई बोलेगा भाई मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो सेल्स कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, हाँ। तो टू डिफाइन एवरी एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू डिफाइन एवरी एम्प्लॉयज़ वर्क, हिज जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके लिए ये नेटवर्क, ये फ्रेमवर्क बनाना ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ को भी पता है कि मुझे क्या काम करना है, दे शुड नॉट गो बियॉन्ड देयर बाउंड्रीज़। मैनेजर को भी पता है कि मुझे अगर कोई काम मिला है तो मुझे किसको बुलाना है, ये बंदे को बुलाना है, ठीक है। तो इट डिफाइंस, है ना, क्लियर हो जाता है, और बाहर वालों को भी पता चलता है कि हमारी कंपनी किस तरह से चल रही है। ऐसा नहीं है, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग जैसे 1 पर्सन कंपनी चला रहे हैं, है ना, हम ही हैं जो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, परचेसेस देख रहे हैं, सेल्स देख रहे हैं, सब हम ही देख रहे हैं। अब हमको कोई पूछने आएगा कि भाई ये किसने किया है, भाई मैंने ही किया है, बताओ क्या करना है, ये सिचुएशन हो जाती है। तो इट इज़ बेटर कि एक पर्टिकुलर बंदे, और इसमें क्या होती है ना, स्पेशलाइजेशन भी आ जाता है। अब ये सिर्फ इनकम टैक्स करते रहेगा ना, तो ये स्पेशलाइज हो जाएगा। अब इसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए इसको कुछ नहीं लगेगा। अब ये सिर्फ जीएसटी करता रहेगा ना, तो ये जीएसटी में एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन भी आती है, आया समझ में। तो अगर ये एक ही बंदा, अगर यहाँ पे एक ही बंदा होता और ये सभी चीज़ करता, इसमें स्पेशलाइजेशन आती नहीं आती, वो सिर्फ वो करते जाता बिना किसी लॉजिक के। अब यहाँ से अगर ना इस बंदे को यहाँ ये वाले बंदे से कुछ पूछना है तो कैसे पूछेगा, एक स्केलर चेन बनेगा। स्केलर चेन मतलब क्या, ये अपने सीनियर को बोलेगा, इसका सीनियर इसके ये मैनेजर को बोलेगा, ये मैनेजर अपने बंदे को बुलाएगा, तब जाके ये बात हो पाएगी। क्या ये और ये बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन हु इज़ द सीनियर, हु इज़ द सबऑर्डिनेट, कौन किसका मैनेजर है, सो दैट द कम्युनिकेशन इज़ इफ़ेक्टिव एंड प्रॉपर। कम्युनिकेशन में डिले नहीं होना चाहिए। सो दिस ऑल, ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, ये किस में आ जाते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा कवर होता है। अब हमारे पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना 2 टाइप के होते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शनल मीन्स डिपेंड्स अपॉन द फंक्शंस। जैसे ये मैनेजर 1 है, ये एक डिपार्टमेंट हो गया, जैसे हमने बोला ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब अकाउंट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो इस डिपार्टमेंट में होंगे, जैसे हमने यहाँ पे बाइफर्केशन किया था। सो दिस इज़ अ फंक्शनल सिस्टम, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक तरीका है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे? एडवांटेजेस सबसे पहले तो ये है कि पता है कि कौन इंसान, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ये इसका काम नहीं करेगा, ये इसका काम नहीं करेगा, है ना, तो दोनों जन अपना अपना काम करेंगे। इससे क्या होगा? रिडंडेंसी नहीं होगी, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, हर काम एक ही बार होगा, डुप्लीकेट काम नहीं होगा। नहीं तो पता चला एक बिल की एंट्री इसने भी कर दी, इसने भी कर दी, इसने भी कर दी, इसने भी कर दी, क्या हो गया? 4 एंट्री हो तो गई लेकिन एक ही बिल की, और सब डुप्लीकेट, एक ही ज़रूरत है और बाकी 3 बेकार है। सो ये क्या हो गया? टाइम बर्बाद, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेज, एवरीथिंग, है ना। फिर तीसरी बात हमने क्या की थी? स्पेशलाइजेशन की। अगर ये सिर्फ एक ही काम करता रहेगा तो ये लोग क्या हो जाएंगे? स्पेशलाइज हो जाएंगे। आज जो काम करने इनको 2 घंटे लगते हैं, स्पेशलाइज होने के बाद जब एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये लोग उसमें स्पेशलाइज करने लग जाएंगे। अब क्योंकि ये सारे अलग अलग हैं तो हर एक डिपार्टमेंट पे इक्वल ध्यान जा सकता है ना। अगर सब लोग एक ही काम कर रहे होते, अब जैसे एक ही मैं टीचर, है ना, 2 सब्जेक्ट ले रही हूँ, बीएस और अकाउंट्स, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं सिर्फ बीएस पर ध्यान दूँ, अकाउंट्स पे ध्यान ना दूँ, है ना। हो सकता है कि मैं सिर्फ एक का सिलेबस आगे बढ़ाऊँ, एक का सिलेबस आगे नहीं बढ़ाऊँ। लेकिन अब जैसे 2 टीचर अलग अलग हो गए, अगर यही बीएस और अकाउंट्स की 2 टीचर अलग अलग होती तो क्या होता? डेफिनेटली तुझे मेरा भी लेक्चर अटेंड करना है, तुझे वो दूसरा लेक्चर भी अटेंड करना है, मतलब क्या हुआ? दोनों चीज़ें साथ साथ बढ़ सकती हैं। देयर इज़ इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल द फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट एंड एवरी function is getting equal importance because there is a separate person to do it। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मुझे अगर किसी चीज़ में किसी को कोई नया अपडेट आया है तो मुझे पता है कि मुझे ट्रेनिंग किसको देनी है। अगर इनकम टैक्स में कोई अपडेट आया है तो मैं ट्रेनिंग किसको दूंगी? इनकम टैक्स वाले बंदे को दूंगी। ये सेल्स वाले बंदे को ट्रेनिंग दे के क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई नो the training system becomes easier when this type of system is followed। प्रॉब्लम कभी कभी क्या हो जाती है कि ना, डिसएडवांटेजेस, इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कभी कभी ना एम्प्लॉय के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी मुश्किल हो जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि भाई बहुत माइनर डिफरेंस है बिटवीन परचेज, सेल्स एंड जीएसटी, इसको तुम अलग अलग कैसे रख सकते हो, है ना। हालांकि ये दिस इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट बट इट इज़ रिलेटेड टू परचेस एंड सेल्स ना, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, कहाँ तक है, ये डिसाइड कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में। दूसरी चीज़ कभी कभी ये हो जाता है कि ये लोग ना अपना अपना काम करते करते ये भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं, ये सभी एम्प्लॉयज़ काम किसके लिए कर रहे हैं? कंपनी के लिए। ये चीज़ें ये सभी लोग भूल जाते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, भाई मेरा काम हो गया, बात ख़त्म। आज कहीं जाके मैं अगर जॉब करूं, मेरा काम क्या है? मेरा काम जाके अकाउंटिंग करना है, मैंने जाके अकाउंटिंग कर दी, एंट्री कर दी, ख़त्म। अब कंपनी चल रही है या डूब रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। दैट शुड नॉट बी द केस। ठीक है, फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स डिफरेंसेस, है ना, अलग अलग रास्ते जाते हैं। अब ये बोलता है कि ए सही है, ये बोलता है कि सी सही है,
दिस कुड बी अ डिफरेंट पॉइंट, दिस कुड बी अ डिफरेंट पॉइंट, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन इन दोनों में अब झगड़ा हो चुका है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। ऐसा भी होता है कि अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, प्रोडक्शन जैसे अगर ठीक से नहीं चल रहा है, या फिर कोई भी एक अगर इनकम टैक्स में नोटिस आ गया, तो क्या करेंगे ये लोग, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानेंगे। वो बोलते हैं ना ब्लेम करना, एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे कि भाई तूने बराबर काम नहीं किया इसलिए हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो हर कोई ना एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते रहता है। अब दूसरा हमारा फंक्शन आता है, दैट इज़ वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये उन कंपनीज़ के लिए है जो एक ही कंपनी बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे सैमसंग कंपनी है, ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं एसीज़, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। ये एक ही कंपनी है जो इतनी सारी चीज़ें बनाता है। अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि हर एक प्रोडक्ट को एक अलग डिवीज़न बना दो, हर एक प्रोडक्ट को एक अलग डिवीज़न बना दो, तो मुझे पता चलेगा कि एसी के लिए क्या क्या काम हो रहा है, व्हाट इज़ द परचेज, सेल, व्हाट इज़ द मार्केटिंग स्कीम, है ना। क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज आई मीन प्रोडक्ट वाइज, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए प्रोडक्ट वाइज। मुझे पता करना है कि अगर एसी का बिज़नेस करते हुए मुझे अगर लॉस आ रहा है, तो बाकी में मुझे प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, कितने में प्रॉफिट आ रहा है, कितने में लॉस आ रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट में लॉस आ रहा है तो वो प्रोडक्ट को मैं मैन्युफैक्चर करना बंद कर सकती हूँ। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अप्लाई किसके लिए होता है, ये वो कंपनीज़ के लिए अप्लाई होता है जो कंपनीज़ में बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे, मल्टीपल बोल सकते हैं, मोर देन 2, 3 इज़ इनफ, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई, है ना। अगर ये ऐसा होता कि ये परचेज डिपार्टमेंट, ये सेल्स डिपार्टमेंट, तो मुझे पता नहीं चल पाता कि मुझे कोई प्रोडक्ट में नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, वो सब मिक्सअप हो जाता, है ना। तो मैंने इसको प्रोडक्ट वाइज कर दिया, जिससे मुझे पता चले कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बिज़नेस से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सो इट इज़ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इट कैन बी चेंज्ड। अगर जैसे मुझे एसी के बिज़नेस में लॉस हो रहा है, ये मैं पूरा का पूरा उठा के बंद कर दूँ, क्या इस सब पे असर आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज दिस ऑल इज़ सेपरेटेड। अगर यही एक होता, ये अगर परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता, तो हर एक में फ़र्क आता, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती। तो इट इज़ सूटेबल टू कंपनीज़ जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। एडवांटेजेस भी आते हैं कुछ, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? अगेन यहाँ पे हर डिपार्टमेंट जो है, हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपना प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने में लगा रहता है। हर डिपार्टमेंट को क्या है, भाई मेरे डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट का सेल बढ़ जाना चाहिए, है ना। वो ओवरऑल कंपनी का बेनिफिट नहीं देखता, वो क्या देखता है, मेरा डिपार्टमेंट का सेल बढ़ जाना चाहिए, बस वही उसका क्राइटेरिया है। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़े होते रहते हैं। ये बोलेगा कि अरे मैंने ऐसा प्लान किया था, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं कभी कभार प्लानिंग, बिकॉज दिस डिपार्टमेंट इज़ डिफरेंट एंड दिस डिपार्टमेंट इज़ डिफरेंट। तो बहुत बार होता है कि इनकी प्लानिंग्स एक दूसरे के साथ क्लैश हो जाती हैं, टकरा जाती हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट को चीज़ें सभी चाहिए, तो उसलिए क्या होता है, रिसोर्सेज डबल ट्रिपल हो जाते हैं। अब जैसे एक ही डिपार्टमेंट, सपोज ये परचेज डिपार्टमेंट था, है ना, एक कंप्यूटर से काम हो जाता, एक ही बंदा बैठ के जो है सारे परचेसेस की एंट्री लगा देता। लेकिन नहीं, मुझे तो 1, 2, 3, 4 परचेस के बंदे लगाने पड़े, 4 बंदे, 4 कंप्यूटर, सब कुछ लगाना पड़ा, तो उसमें क्या हो गया, रिसोर्सेज डबल हो गए।
जो कंपनीज़ को कम प्रोडक्ट्स हैं और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। और जो कंपनी में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसमें डिविजनल स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। अगर तुमको बाय चांस बीच में कोई प्रोडक्ट ऐड करना है या फिर प्रोडक्ट डिलीट करना है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कंपनी। थैंक यू।